तो चलिए आज भारत के इतिहास के 500 साल लंबे एक ऐसे दौर में चलते हैं जब दो बड़े बड़े साम्राज्यों ने इस उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से लेकर शानदार मुगल साम्राज्य तक की कहानी की। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे आधे हजार साल में इन दो महान साम्राज्यों ने भारत को एक नया आकार दिया। हम सिर्फ लड़ाइयों या जमीन जीतने की बात नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि कैसे संस्कृति, प्रशासन और हमारे समाज की पूरी रूपरेखा ही हमेशा के लिए बदल दी गई। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। अब देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। इसकी कहानी शुरू होती है उन घटनाओं से जिन्होंने कह सकते हैं कि एक तरह से स्टेज तैयार किया। उत्तरी भारत में उस वक्त लगातार हमले हो रहे थे और इन हमलों ने एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक खालीपन पैदा कर दिया था, और इसी खालीपन ने एक नई व्यवस्था के लिए दरवाजा खोल दिया। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। आप देखिए कैसे सिर्फ एक साल में किस्मत पलट जाती है। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई मोहम्मद गौरी पर। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पूरा पासा ही पलट गया। गौरी की ये जीत सिर्फ एक और लड़ाई में जीत नहीं थी, नहीं, ये भारत में तुर्की शासन की शुरुआत थी। एक ऐसा मोड़ जिसने सचमुच इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। गौरी की उस जीत के बाद सत्ता का जो केंद्र था वो दिल्ली बन गया, और यहीं से भारत के पहले महान इस्लामी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जिसने आने वाली 3 सदियों तक यानी 300 सालों तक इस उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा तय की। अब दिल्ली सल्तनत को किसी एक साम्राज्य की तरह मत देखिए। असल में ये एक रिले रेस जैसा था। 320 सालों में एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंशों ने यहाँ राज किया और हर एक ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो ये सिलसिला कुछ ऐसा था। सबसे पहले आए गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश जो अपने जबरदस्त सैन्य और आर्थिक सुधारों के लिए जाने गए। उनके बाद आया तुगलकों का लंबा राज, और आखिर में सैयद और लोधी वंश आए जिन्होंने सल्तनत के दौर का अंत किया और एक नए आने वाले साम्राज्य के लिए स्टेज तैयार कर दिया। मतलब ये पूरा दौर लगातार सत्ता के बदलाव का दौर था। लेकिन इन सभी सुल्तानों में से एक नाम ऐसा है जो आज भी अपने क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। एक ऐसा सुल्तान जिसने बाजार पर ऐसा कंट्रोल किया जिसकी उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो सवाल ये है कि खिलजी ने ऐसा किया क्यों? देखिए, उसके सामने मंगोलों के हमलों की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसका सामना करने के लिए उसे चाहिए थी एक बहुत बड़ी विशाल सेना। और इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए एक मजबूत इकोनॉमी की जरूरत थी। बस उसकी पूरी रणनीति इसी जरूरत से निकली थी। इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए उसने शहनाए मंडी जैसे बाजार कंट्रोलर बिठाए और हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दी। और सेना को एकदम टॉप नॉच रखने के लिए घोड़ों को दागने की दाग प्रथा और सैनिकों का पूरा ब्यौरा रखने वाली हुलिया प्रथा शुरू की। मकसद सिर्फ एक था, एक मजबूत इकोनॉमी के दम पर एक ऐसी सेना खड़ी करना जिसे कोई हरा न सके। तो लगभग 300 साल बीत गए और अब दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। अंदरूनी लड़ाइयां, बाहर से पड़ते दबाव, इन सब ने उसे खोखला कर दिया था। और इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है, जब एक ताकत कमजोर पड़ती है तो किसी नई ताकत के लिए रास्ता खुल जाता है। और इस बार ये रास्ता खुला मध्य एशिया से आए एक नए विजेता बाबर के लिए। और फिर वो तारीख आई जिसने सब कुछ बदल दिया। 21 अप्रैल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। सोचिए, एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल फौज और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक सेना। खतरनाक क्यों? क्योंकि उनके पास थी तोपें यानी आर्टिलरी, और इसी टेक्नोलॉजी ने पूरा खेल पलट दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत का अंत था और हिंदुस्तान में एक नए मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पानीपत तो बस पहली सीढ़ी थी। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बाबर को खानवा जैसी और भी कई बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, और इन्हीं जीतों की एक पूरी चेन ने भारत में आने वाले 300 सालों के मुगल शासन की मजबूत नींव रखी। तो शुरुआती लड़ाइयों और जीत के बाद मुगल साम्राज्य एक ऐसे दौर में दाखिल हुआ जहां स्थिरता थी, समृद्धि थी और कल्चरल अचीवमेंट्स तो मतलब असाधारण थीं। ये वो वक्त था जब ये साम्राज्य सचमुच अपने चरम पर,
अपने पीक पर पहुंचा। और इस सुनहरे दौर के केंद्र में थे सम्राट अकबर। उनका ये एक कोट ही उनकी पूरी फिलॉसफी बता देता है। एक सम्राट को हमेशा विजय के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना उसके पड़ोसी ही उसके खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। मतलब लगातार विस्तार और एक मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने न सिर्फ साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि एक ऐसा प्रशासनिक सिस्टम बनाया जो सदियों तक मुगलों की ताकत बना रहा। अकबर के जीनियस का सबसे बड़ा सबूत था मनसबदारी सिस्टम। अब ये था क्या? ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम था जिसने मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। हर ऑफिसर को एक रैंक यानी मनसब दिया जाता था, और इसी रैंक से तय होती थी उसकी सैलरी और ये भी कि उसे साम्राज्य के लिए कितने सैनिक और घोड़े मेंटेन करने हैं। इससे दो चीजें हुईं, बादशाह के प्रति वफादारी भी बनी रही और सेना भी हमेशा तैयार रहती थी। अच्छा, प्रशासन और लड़ाइयों से हटकर अब जरा कला की बात करते हैं, क्योंकि मुगल काल को उसकी कलात्मकता, खासकर उसकी वास्तुकला के बिना तो समझा ही नहीं जा सकता। और इस कला का जो स्वर्ण युग था, उसका शिखर हमें देखने को मिलता है सम्राट शाहजहां के दौर में। शाहजहां की विरासत तो मानो पत्थरों में लिख दी गई है। आगरा के ताजमहल से लेकर दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद तक आज भी ये शानदार इमारतें उस दौर की ताकत, दौलत और आर्टिस्टिक परफेक्शन की गवाही देती हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं, मुगल साम्राज्य के स्थायी प्रतीक हैं। लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। सबसे शक्तिशाली ताकतें भी एक दिन ढल जाती हैं। अपने शिखर पर पहुंचने के बाद मुगल साम्राज्य के सामने भी वो चुनौतियां आने लगीं जो आखिर में उसके पतन का कारण बनी। और ये मोड़ आया औरंगजेब के लंबे शासनकाल में। एक तरफ तो उनका शासन लगातार युद्धों से भरा था, उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा जैसी बड़ी सल्तनतों को जीता। लेकिन दूसरी तरफ उनकी विस्तारवादी नीतियां और कुछ विवादास्पद धार्मिक फैसले, जैसे कि जजिया टैक्स को फिर से लागू करना, इन सब ने साम्राज्य के खजाने पर बहुत भारी बोझ डाला और उसे अंदर से कमजोर कर दिया, टूटने के कगार पर ला खड़ा किया। तो जरा सोचिए, जब हम इन 500 सालों की यात्रा को देखते हैं तो बदलाव कितना जबरदस्त है। कहाँ 1206 का भारत, जहां उत्तर में छोटे छोटे कई राज्य थे, और कहाँ 1707 का भारत, जहां लगभग पूरा उपमहाद्वीप एक विशाल केंद्रीय साम्राज्य के नीचे था। हाँ, वो बिखरने जरूर लगा था। ये था इन दो साम्राज्यों के शासन का स्केल। लेकिन इनकी विरासत सिर्फ जमीन या सियासत तक ही सीमित नहीं है। सल्तनत और मुगल काल ने एक बहुत गहरी कल्चरल छाप छोड़ी है। एक मिलीजुली संस्कृति, कला और आर्किटेक्चर के नए रूप, उर्दू जैसी नई भाषाएं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और यहाँ तक कि हमारा खाना पीना, इन सब का असर आज भी इस पूरे उपमहाद्वीप में महसूस किया जा सकता है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। सल्तनत की नींव रखे जाने से लेकर मुगलों के पतन तक की ये जो कहानी है, ये सिर्फ बीती हुई बातें नहीं है, ये आज को समझने की एक चाबी है। तो सोचकर देखिए, इस 500 साल लंबे दौर की गूंज आज भी हमारी दुनिया को, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को कैसे आकार दे रही है।